क्या आपको पता है कि एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जिसमें आर्किटेक्ट्स ने इस बात का विरोध किया कि अगर वो कोई बिल्डिंग डिजाइन करेंगे तो वो बिल्डिंग विदाउट ऑर्नामेंटेशन होगी। वो उस बिल्डिंग में कोई भी आलतू और फालतू का कोई भी ऑर्नामेंटेशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो उस आर्किटेक्चर स्टाइल का नाम था मॉडर्न आर्किटेक्चर। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में। और मॉडर्न आर्किटेक्चर को पढ़ने से पहले हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर की इस सीरीज में अब तक हम बहुत सारे एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर उन सारे एपिसोड्स को जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज है और हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक करता है। अगर आप कोई एक भी एपिसोड मिस करते हो तो आप पूरी सीरीज को अच्छे से नहीं समझ पाओगे और हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर को समझने में आप कंफ्यूज हो जाओगे एंड वो कंफ्यूजन आपको नाटा इन JBA पेपर 2 में बहुत भारी पड़ सकती है। और इसके साथ ही अगर आप नाटा इन JBA पेपर 2 की प्रिपरेशन बहुत सीरियस होकर कर रहे हो तो आप इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में। एक ऐसा आर्किटेक्चर स्टाइल जिसने सारे स्टाइल से अलग हटकर अपनी पहचान बनाई। और ये आर्किटेक्चर स्टाइल सारे सभी जितने भी अब तक हम पढ़ चुके हैं उन सभी आर्किटेक्चर स्टाइल से बहुत ही अलग है। और अलग होने के लिए इसके अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, बस बात है इसके सिंपल होने की, यानी कि इट्स सिंप्लिसिटी। ये स्टाइल जाना जाता है अपनी सिंप्लिसिटी के लिए। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई आलतू-फालतू का इस स्टाइल में आपको ऑर्नामेंटेशन देखने को नहीं मिलता है और इसीलिए हम इसको कहते हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब ऐसा नहीं है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का मतलब सिर्फ ये है कि उसके अंदर कोई भी ऑर्नामेंटेशन नहीं होगा। मॉडर्न आर्किटेक्चर का मतलब है कि उसमें कोई भी, अगर आप एक वॉल भी क्रिएट कर रहे हो, अगर आप उसमें एक वॉल भी क्रिएट करते हो, एक कॉलम भी लगाते हो, बीम भी लगाते हो या आप कोई भी एक एलिमेंट बनाते हो, तो उसका एक फंक्शन ज़रूर होना चाहिए। कोई भी आप एलिमेंट बिना फंक्शन के, बिना पर्पस के आप नहीं बनाते। एंड दिस इज़ नन अदर देन मॉडर्न आर्किटेक्चर। अब मैंने अपने लेफ्ट साइड में एक फ़ोटो लगाई है, राइट? अगर आप इस बिल्डिंग को देखते हो तो इस बिल्डिंग में आप सबसे पहले क्या नोटिस करते हो? आप नोटिस करते हो कि इस बिल्डिंग में आपको कुछ क्लीन लाइंस देखने को मिलती हैं, राइट? अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं या फिर मैं वर्टिकल लाइंस की बात करूं तो इसमें मुझे कुछ क्लियर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती हैं। इसका मतलब है कि हमने इसमें प्योर ज्योमेट्रिक शेप्स यूज किए हैं, राइट? अब चाहे वो एक रेक्टेंगल शेप हो सकता है, चाहे फिर वो एक स्क्वायर शेप हो सकता है, बट प्योर ज्योमेट्रिक शेप्स हमें देखने को मिलते हैं, पहली बात। अब सेकंड, अगर मैं बात करूं मटेरियल की, राइट? तो इस पिक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि इसमें ग्लास का यूज हुआ है, राइट? तो पहली बात, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो आपको एक कंक्लूजन निकल कर आएगा एंड दैट इज की सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, राइट? क्योंकि ये जो बिल्डिंग है आपको कोई ज्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं दिख रहा है, ज्यादा तो छोड़िए, बिल्कुल ऑर्नामेंटेशन ही नहीं है, बहुत सिंपल है। तो पहला सिंप्लिसिटी। सेकंड, मैंने आपको बोला था कि क्लियर लाइंस आपको दिखती है, राइट? क्या हमें दिखेगा? क्लियर लाइंस हमें देखने को मिलती है। अब क्लियर लाइंस के बाद मैंने आपको बोला कि आपको क्लियर शेप नजर आएगा। अब लाइंस क्लियर है तो ऑब्वियसली क्लीन शेप होगा, राइट? तो एकदम क्लीन एंड क्लियर शेप है। लास्ट फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा मटेरियल। तो मटेरियल क्या है, फोर्थ में यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट नंबर 4 आपका है मॉडर्न मटेरियल। जैसे कि हम ग्लास यूज कर रहे हैं, राइट? तो क्या है, मॉडर्न मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, राइट? अब मॉडर्न मटेरियल्स हमारे कौन कौन से होते हैं? मॉडर्न मटेरियल्स में हमारा होता है ग्लास, राइट? अभी एक एग्जांपल दूंगा मैं, ज्यादा नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो मॉडर्न मटेरियल में ग्लास देखने को मिलता है, स्टील का भी यूज हुआ है इसके फ्रेम में। तो अगर आप कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग देखते हो जिसमें आपको सिंप्लिसिटी देखने को मिलती है,
क्लियर लाइंस आपको देखने को मिलते हैं, चाहे वो वर्टिकल लाइंस हो या फिर वो हॉरिजॉन्टल लाइंस हो, राइट? क्लीन एंड क्लियर शेप आपको देखने को मिलता है एंड आपको मॉडर्न मटेरियल्स का यूज देखने को मिलता है। तो सिंपली आप कह सकते हो दैट यस इट इज एन एग्जांपल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, राइट? चलिए अब हम मॉडर्न आर्किटेक्चर को कुछ डिटेल में समझ लेते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम मॉडर्निज्म की बात करें तो ये स्टार्ट कैसे हुआ, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। इस स्टाइल से पहले बेसिकली क्या था कि जितने भी स्टाइल हुए उनमें हम देख रहे थे कि ब्यूटिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एंड उसके साथ में वहां पे क्या था कि आपको हर अलग अलग तरह का ऑर्नामेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर वेवी लाइंस है, तो इन वेवी लाइंस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑर्नामेंटेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? यहाँ पर हमें कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस, देन इंक्लाइन, देन फिर हॉरिजॉन्टल जिगजैग टाइप का एक फॉर्मेट बना रही है। और इसके अलावा अगर एलिमेंट्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे हम विंडोज की बात करें, स्लोपिंग्स लाइक पिच जैसा हमें कुछ शेप दिया गया है, तो हम देखते हैं कि जितने भी स्टाइल्स थे उनमें ये बहुत ज्यादा हो रहा था ऑर्नामेंटेशन, राइट? लेकिन जब मॉडर्निज्म का टाइम आया तब लोग इससे बोर हो गए। उनको ऐसा लगने लगा कि ये फालतू का जो हम ऑर्नामेंटेशन कर रहे हैं, वक्त की बर्बादी हो रही है, पैसे की बर्बादी हो रही है, पर्पज इसका कोई नहीं है, काम ये हमारे आ नहीं रहा है। तो जब उन्होंने इसको कैलकुलेट किया कि ये सिर्फ एक बर्बादी है, कोई ज़्यादा फ़ायदा हमें इससे हो नहीं रहा। हाँ, विज़ुअल अपीयरेंस के लिए हम इसको कर रहे हैं, विज़ुअल इफ़ेक्ट हम क्रिएट करना चाह रहे हैं। बट उन्होंने सोचा कि अगर कोई ऑर्नामेंटेशन कर भी रहे हैं, राइट? तो क्या ज़रूरी है वो करना? क्या उसके बिना बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है? तो कई ऐसी आइडियोलॉजीज़ पर बेस्ड इन्होंने अपना एक नया मूवमेंट स्टार्ट किया एंड दैट इज़ मॉडर्निज़्म। राइट? अगर हम मॉडर्निज्म के टाइम की बात करें तो लेट 19th सेंचुरी से स्टार्ट होता है एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक ये चलता है। तो मॉडर्निज्म को हम एक रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पर समझेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा मूवमेंट था, ये एक ऐसा टाइम था जिसमें हमने तमाम ऐसी ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल फॉर्म्स को रिजेक्ट कर दिया जो हमें बेकार लग रही थी, जिनका हमें कोई पर्पस नजर नहीं आ रहा था। ऑर्नामेंटेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। जहां एक तरफ हमने तमाम ट्रेडिशनल फॉर्म्स को रिजेक्ट किया, वहीं दूसरी तरफ न्यू पॉसिबिलिटीज को वेलकम किया। तो अगर कोई न्यू मटेरियल है तो उसका वेलकम किया गया कि ठीक है, नया मटेरियल है तो उसको यूज कर सकते हैं हम अपने स्ट्रक्चर जो भी बनाएंगे उसमें उस मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। अब इसके साथ ही इनोवेशन। अब इसमें जो आइडियाज थे वो बहुत ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग थे। इसका मतलब क्या है? अब ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज का मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ओपन फ्लोर प्लान। अगर आप देखोगे कि इस मॉडर्निज्म से पहले जितने भी स्ट्रक्चर आप देखोगे, बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें बन रही थी, कॉलम्स बन रहे थे, पिलर्स बन रहे थे। अब जब आप एक फ्लोर पर इतने सारे कॉलम्स, इतनी सारी वॉल्स आप देते हो, तो आप उसको फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आप उसको दोबारा से अपने हिसाब से कस्टमाइज नहीं कर सकते हो, राइट? क्यों? क्योंकि आपने तो एक परमानेंट वॉल बना दिया। जब आप बिल्डिंग बना रहे थे तो आपने परमानेंट उसको मान के बिल्डिंग को डिजाइन किया। तो ओपन फ्लोर प्लान में क्या होता है कि वॉल्स हम कम से कम बनाते हैं। इंटरनल वॉल अगर ना हो तो और ही बेहतरीन है, लेकिन अगर बनाना पड़े तो एक दो कम से कम आपको रखना होता है। इस तरह के जो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज थे वो नए नए आने लगे, हमने उनको एक्सेप्ट किया। कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स नई नई डेवलप होने लगी, राइट? अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें बुर्ज खलीफा की, राइट, या फिर हम नोएडा की सुपरनोवा की बात करें, तो आप देखोगे कि इतनी हाइट पर मटेरियल सप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो फिर इतना ये स्टोरी बन कैसे रहे हैं? तो वो सारी टेक्निक्स हम अभी नहीं समझने वाले हैं। मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन एवरी टेक्निक कि आपको समझ में आए कि सुपरनोवा कैसे बनी एंड बुर्ज खलीफा कैसे बन रहा है, बुर्ज अल अरब कैसे बना। ये सारी टेक्निक जब मैं आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल की सीरीज स्टार्ट करूंगा तब ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, राइट? नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्शन। अब ये एब्स्ट्रैक्शन क्या है बेसिकली? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि इस स्टाइल से पहले
अगर हम आर्टिस्ट की बात करें तो वो कोई पेंटिंग बना रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे कि अगर मेरी नोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपनी नोज़ से एक एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको। अगर मेरी नोज़ दिख रही है आपको या मेरे आईज़ आपको दिख रहे हैं तो एग्ज़ैक्टली हूबहू एज़ इट इज़ आप उसको बनाओगे। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या हुआ कि आईज़ कैसा एकदम हूबहू डिटेल के साथ बनाया गया है या नहीं, या आपका फेस हूबहू डिटेल के साथ बनाया गया है नहीं एज़ इट इज़, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का फेस बनाना है, तो एक सर्कल बना दिया, अगर उसके ईयर बनाने हैं तो एक कान बना दिया, राइट? आईज़ बनानी है तो बस ऐसे डिनोट कर दिया गया, राइट? तो क्या इम्पोर्टेंट नहीं था? एग्ज़ैक्टली हूबहू डिटेल्स बनाना इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? तो एब्स्ट्रैक्शन में क्या होगा? एज़ इट इज़ डिटेल शो नहीं होगा, एप्रॉक्स में हम चलते हैं, राइट? ज्योमेट्रिक आप शेप्स यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है बेसिकली, क्लियर? तो प्योर आप सारी चीज़ों को नहीं करोगे। ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में आप बनाओगे। जैसे अगर किसी का फेस दिखाना है, सर्कल बना दिया, ईयर दिखाना है तो कुछ ऐसे कर दिया, राइट? एग्ज़ैक्टली आप नहीं दिखाते हो, दैट इज़ द एब्स्ट्रैक्शन। तो वो यहाँ पे आने लगा। नाउ द फाइनल वन इज़ सिम्प्लिसिटी। सिम्प्लिसिटी में क्या हुआ? मिनिमलिस्ट के प्रिंसिपल को फॉलो किया गया। मिनिमलिस्ट क्या है कि कम से कम बनाओ। बिल्डिंग के अंदर वॉल्स बना रहे हो, कम से कम बनाओ। कॉलम्स बना रहे हो, कम से कम बनाओ। ऑर्नामेंटेशन करना है, कम से कम करो। जो भी आप करना चाह रहे हो उसको मिनिमलिस्ट करो। क्लियर? अब द लास्ट वन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न मटेरियल्स का आपको देखने को ज़्यादा यूज़ मिलेगा, जैसे स्टील हो, ग्लास हो या इसके अलावा कोई और मटेरियल हो, वो यूज़ किए गए हैं, ये आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉडर्निज़्म। ठीक है? आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि मॉडर्निज़्म में बेसिकली हुआ क्या। अगर मैं इसका एक जिस्ट दूँ आपको सिंपल तरीके से, तो लेट 19 में स्टार्ट होता है, नई-नई इनोवेशन होती हैं, सिंप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है और रियलिटी से हूबहू डिटेल्स को दिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम मॉडर्निज़्म की बात करें तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? तो देखिए, सबसे पहला है आपका मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, राइट? अब ये मिनिमलिस्ट डिज़ाइन क्या है कि आप जो भी अपना डिज़ाइन बनाओगे, कोई भी बिल्डिंग डिज़ाइन बनाओगे, उसके अंदर क्लीन लाइन्स होना कंपल्सरी है। क्लीन लाइन्स का मतलब क्या है कि ये लाइन्स एकदम क्लियर होना चाहिए। प्लेन, सिंपल, क्लीन एंड क्लियर। कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं, अननेसेसरी ऑर्नामेंटेशन बिल्कुल नहीं। ठीक है? विदाउट ऑर्नामेंटेशन, कोई ऑर्नामेंटेशन। सेकंड, ओपन फ्लोर प्लान्स। अब ये ओपन फ्लोर प्लान्स क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं एक फ्लोर बना रहा हूँ, राइट? अगर मैं एक फ्लोर बना रहा हूँ तो उस फ्लोर में मैं कम से कम वॉल बनाऊंगा, कम से कम कॉलम बनाऊंगा। क्यों? ताकि वो एक फ्लूइड के जैसा काम करे, ताकि फ्लेक्सिबल स्पेस मेरे पास हो। एंड मॉडर्न मटेरियल्स आप यूज करोगे, जैसे स्टील हो गया आपका, ग्लास है, या फिर आपका रीइंफोर्स कंक्रीट है, राइट? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का मतलब होता है बेसिकली जिसके अंदर सरिया हो, दैट इज द रीइंफोर्समेंट बार। स्टील्स की बार अगर आप ये किसी कंक्रीट के अंदर यूज करो, दैट इज आरसीसी। अब एक प्रिंसिपल फॉर्म फॉलोज फंक्शन आगे पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स आगे पढ़ने वाले हैं, एंड नेचर इंटीग्रेशन। ये अभी तीन हम इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे और इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस मैंने शॉर्ट में बताया कि ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। मिनिमलिस्ट डिजाइन, ओपन फ्लोर प्लान्स, मॉडर्न मटेरियल्स, नेचर इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स एंड फॉर्म फॉलोज फंक्शन। ये 6 अगर आप मेमोराइज कर लेते हो तो पूरा लाइफ टाइम आप नहीं भूलने वाले हो मॉडर्निज्म के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब वन बाय वन हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा मिनिमलिस्टिक डिजाइन। अब मिनिमलिस्टिक डिजाइन क्या है? तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक इमेज लगाया है। अब इस इमेज को बहुत ध्यान से देखिए, 30 सेकंड्स 20 सेकंड्स का आप देखिए, और आपको कोई ऑर्नामेंटेशन दिख रहा है, राइट? कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं है तो क्या है? सिंपल फॉर्म यूज किया गया है। फॉर्म में ऐसा लग रहा है कि एकदम से कुछ कर्व बन गया, कर्विलिनियर हो गया, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्म होगा एंड क्लीन लाइंस आपको देखने को मिलती है। क्लियर? कोई डेकोरेशन नहीं। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में कहूँ तो मॉडर्निज्म का मतलब क्या है? मॉडर्निज्म का मतलब है जीरो ऑर्नामेंटेशन। क्लियर?
जीरो ऑर्नामेंटेशन का मतलब है मॉडर्निज्म। सिंपल सा, कोई बड़ी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, कोई 50 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा याद रखो, जीरो ऑर्नामेंटेशन का मतलब है मॉडर्निज्म, राइट। एग्जाम तक याद रहेगा, सिंपल। आप कोर फंक्शन देखो, इसका जो कोर फंक्शन है, पर्पस क्या है, तो इसमें जो फोकस होता है वो होता है इसेंशियल पार्ट्स पर। फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर देखूं कि मुझे बिल्डिंग डिजाइन करना है, राइट, तो इस बिल्डिंग को डिजाइन करने के लिए, इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, बनाने के लिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे स्ट्रक्चर। ऑर्नामेंटेशन तो नहीं है, पहला क्या है, स्ट्रक्चर। तो जो उसका बेसिकली कोर है, जो मेन पर्पस है, उस पर फोकस करना, राइट। तो मॉडर्निज्म हम क्या करते हैं, इसेंशियल्स पर फोकस करते हैं, जिनके बिना बिल्डिंग बन ही नहीं सकती, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो नेसेसिटी है, जो हमें चाहिए। ओके, डिमांड्स पर बेस्ड नहीं है, आपके डिजायर्स पर बेस्ड नहीं है, गॉट इट, इट इज बेस्ड ऑन इसेंशियल्स। थर्ड इज लेस इज मोर। अब लेस इज मोर का मतलब क्या है, कम डिजाइन करो, कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर, इस कॉन्सेप्ट को रट लो, राइट। लेस इज मोर बाय मीज वान दे रोहे, राइट, ये याद कर लेना कि किसने बोला था लेस इज मोर बाय मीज वान दे रोहे। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज ओपन फ्लोर प्लान। अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको दिया है कि ओपन फ्लोर प्लान्स। अब ओपन फ्लोर प्लान्स के लिए कुछ दो इमेजेस मैंने यहाँ पे लगाए हैं, दोनों को अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि ये जो एरिया है, कोई वॉल नहीं है बीच में, राइट। ये जो एरिया है मेरा यहाँ का, ये ले लेते हैं हम, राइट। आप देखोगे कि कोई वॉल नहीं है, पूरा मेरा क्या है, एकदम ओपन है। इसी को हम कहते हैं ओपन फ्लोर प्लान्स। अब फायदा क्या है कि अनइंटरप्टेड है, यहां से यहां जा सकता हूं बिना इंटरप्शन के, यहां से यहां जा सकता हूं कहीं भी, अपनी जरूरत के हिसाब से, फ्यूचर जनरेशन जिस तरीके से इसको डेकोरेट करना चाहे, राइट। तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, बिना दीवारों को तोड़े हुए, बिना कुछ ज्यादा चेंजेस किए हुए, क्लियर। सो दिस इज अबाउट ओपन फ्लोर प्लान्स। तो ओपन फ्लोर प्लान्स में आपको क्या देखने को मिलता है, लार्ज स्पेस देखने को मिलेंगे, कोई इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगा, अनइंटरप्टेड वॉल्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे, विथ नो वॉल्स, इंटरनल वॉल्स कह रहा हूं मैं, नो इंटरनल वॉल, कोई अंदर दीवार नहीं, कम से, और अगर होगी भी तो मिनिमम, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे। सेकंड, फ्लेक्सिबल फंक्शन, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फ्यूचर जनरेशन अगर कोई चेंजेस करना चाहे, अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करना चाहे, तो कर सकती है। तो फ्लेक्सिबल फंक्शन, आज मेरा ये ड्राइंग रूम है, या आज मेरा ये बेडरूम है, कल मैं इसको अपने ऑफिस में कन्वर्ट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। हाँ, अगर ओपन फ्लोर प्लान से तो बिल्कुल कर सकता हूँ। इनहेंस इंटरेक्शन, ठीक है। ऑब्वियसली अब बड़ा स्पेस है, अनइंटरप्टेड है, तो ऑब्वियसली जो इंटरेक्शन है वो ज्यादा इनहेंस होगा। एंड द लास्ट इज लाइट एंड एयर। अब लाइट एंड एयर का मतलब क्या है, तो मैं आपको प्लान के थ्रू ये समझा दूं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर एक विंडो है, राइट, ये विंडो है। आप इस विंडो से मान लीजिए मेरा सनलाइट अंदर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक वॉल बना दूं तो क्या होगा कि ये सनलाइट यहाँ आएगी, इससे टकराएगी, बस यही खत्म हो जाएगी, राइट। तो अदर एरियाज में स्प्रेड नहीं होगी। लेकिन अगर इस एरिया में आप देखो, तो यहाँ पर हमारे पास बड़े बड़े ग्लास विंडोज हैं, और इन ग्लास विंडोज के बीच में कोई वॉल नहीं है, तो जितना भी लाइट आएगा वो पूरे रूम में, पूरे स्पेस में बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो ब्लॉक नहीं हो रहा है। इसीलिए हमने कहा कि लाइट एंड एयर की जो नेचुरल लाइट आएगी वो ज्यादा अंदर तक जाएगी, इट पेनिट्रेट्स डीपर, कि बहुत ज्यादा अंदर तक अगर आई, क्योंकि कोई ब्लॉक ही नहीं कर रहा है उसको, क्लियर। तो इसलिए अगर आप कोई भी ओपनिंग देते हो तो पूरे में वो लाइट आएगी, इसीलिए हम प्रिफर करते हैं ओपन फ्लोर प्लान्स। एंड नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूज ऑफ मॉडर्न मटेरियल्स। अब मॉडर्न मटेरियल्स में हम क्या करेंगे, स्टील का यूज करेंगे, ग्लास का हम यूज करेंगे, एंड जो हमारा आरसीसी है, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, उसका यूज करेंगे। स्टील को हम समझ लेते हैं, स्टील बेसिकली क्या है। देखिए, आज के टाइम की अगर हम बात करें तो स्टील एक बहुत ही मजबूत स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। अगर हम स्टील की बात करें तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए फारूक सर के हाथ में ये पेन लगा हुआ है,
अगर फारूक सर अपने लेफ्ट से और राइट हैंड से इसको दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे इसको पुल करें, राइट? जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको पुल कर रहा हूँ इधर और इधर। अब मैं इसको पुल कर रहा हूँ, तो अब क्या होगा? मेरा एक हाथ इसको अपनी लेफ्ट तरफ खींच रहा है, दूसरा राइट में पुश कर रहा है, राइट? अब क्या हो रहा है? अब ये प्लास्टिक का है तो हो सकता है बीच में से टूट जाए। अगर मैं एक लिमिट से ज़्यादा लगाऊँगा तो क्या होगा कि टूट जाए। लेकिन स्टील एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, कि आप उसको कितना भी खींचो, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। गॉट इट? ये ब्रेक नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए एक स्टील का रॉड लेते हो, उसको खींचते हो तो बीच में से वो 2 टुकड़े हो जाएँगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्लियर? तो इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम स्टील को यूज़ करते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे टेंसाइल फोर्सेस लगेंगे हमारे स्ट्रक्चर पर, उनको कौन टॉलरेट करेगा, कौन उनसे लड़ाई लड़ेगा? स्टील। तो आप देखोगे कि मॉडर्निज़्म में क्या हुआ, तो मॉडर्न आर्किटेक्चर में स्टील का यूज़ किया गया। सेकंड है आपका ग्लास। अब काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि ग्लास है, काँच है, टूट ही जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो ग्लास है, ये भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं, इनकी थिकनेस भी ज़्यादा होती है और हर तरीके के ग्लास आपको अवेलेबल हैं। आप अगर उस ग्लास को गिरा दोगे, तो जैसा है वैसे ही रहेगा। हो सकता है उस पे कुछ स्क्रैचेस आ जाएँ, थोड़ा-सा हो सकता है वो हल्का-सा ब्रेक हो जाए कॉर्नर से, और हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि ज़मीन पर गिरते ही वो चकनाचूर हो जाएगा, शटर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर तरीके के ग्लास आते हैं, शॉक प्रूफ ग्लास आता है, फायर प्रूफ ग्लास आता है, बहुत तरह के ग्लास आते हैं। इवन बुलेट प्रूफ ग्लास भी आता है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्लासेस आते हैं कि अगर आप इनके ऊपर वॉक कर सकते हो, चल सकते हो, इवन अगर आप इसको हिट भी करोगे तब भी नहीं टूटेगा। इतनी अच्छी क्वालिटी के ग्लास आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्लास को जो आप लोग माइंड में सोचते हो कि ग्लास एक कमज़ोर मटेरियल है, इट इज़ नॉट ट्रू। 2026 में अब ये बात सच नहीं है। हाँ, अगर आप बात कर रहे हो फ्लोट ग्लास की, फ्लोट ग्लास क्या सिंपल ग्लास है, तो वो तो टूट ही जाएगा जैसे आप ज़मीन पे छोड़ोगे। आपके घर की जो खिड़कियाँ हैं, जो विंडोज़ हैं, उनमें कौन-सा ग्लास है? वो फ्लोट ग्लास है। आप एक मार के देखिए पत्थर टूट जाएगा, गॉट इट? तो दैट इज़ फ्लोट ग्लास, वो टूटेगा ही। आप टफन ग्लास यूज़ करिए, आप सेफ्टी ग्लास यूज़ करिए, बहुत सारे ग्लास आते हैं। एंड नाउ द नेक्स्ट मटेरियल इज़ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। अब देखिए ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट क्या है बेसिकली? रीइंफोर्स्ड कंक्रीट को अगर आप देखोगे तो हम इसको बोलते हैं बेसिकली आरसीसी। ओके? क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं आरसीसी, यानी कि रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब ये होता क्या है? क्योंकि काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर ये आरसीसी क्या है? फिर कंक्रीट क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो देखो, ये जो लेटर है आर, इसका मतलब होता है रीइंफोर्स्ड, यानी कि ये वाला री। अब इस रीइंफोर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने अपना जो भी स्ट्रक्चर बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो कि ये घर बन रहा है। ये जो घर बन रहा है तो इसकी जो स्लैब बन रही है या इसका जो कॉलम बनेंगे या इसकी जो वॉल्स बनेंगी, उनके अंदर अगर मैं सरिया यूज़ करूँ, सरिया क्या होता है आपका? रीइंफोर्समेंट बार्स। कैसे दिखेगा आपको? स्टील की बार्स होती है ये, ओके? इनको हम बोलते हैं steel reinforcement bars. When these steel bars are embedded in the concrete, it is known as reinforced concrete. इसका सिंपल सा मतलब है अगर कंक्रीट के अंदर अगर आप सरिया इस्तेमाल करते हो, इट इज कॉल्ड आर्स। अब हम बात करेंगे मॉडर्निज्म आर्किटेक्चर के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की, और जिसको हम कहते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन। अब देखिए, अब ये फॉर्म फॉलोज फंक्शन क्या है? तो जब आपकी बिल्डिंग का फॉर्म, आपकी बिल्डिंग का शेप उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है या बनता है, तब हम उसको कहते हैं फॉर्म फॉलोज फंक्शन। तो मॉडर्निज्म आर्किटेक्चर में कोई भी बिल्डिंग का शेप हो या फिर उसका जो फॉर्म हो, वो डिसाइड किया जाता है उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग, ना कि जो फारूक सर चाहें या फिर आप कुछ चाहो उस हिसाब से वो नहीं चलता। तो एग्जाम में आपको देखने को ऐसा भी मिल सकता है कि हु हैज गिवन फॉर्म फॉलोज फंक्शन। फॉर्म फॉलोज फंक्शन, दिस कोट हैज बीन गिवन बाय लुई सलिवन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज इंटीग्रेशन विद नेचर। अब अगर हम इसको देखते हैं कि इंटीग्रेशन विद नेचर, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एक तरफ तो आप ये कहते हो कि मॉडर्निज्म में हम वेलकम कर रहे हैं न्यू मटेरियल्स का, न्यू आइडियाज़ का, न्यू कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का, और दूसरी तरफ आप कहते हो
कि इंटीग्रेशन विद नेचर था मॉडर्निज्म में। तो लेट मी मेक इट क्लियर कि मॉडर्निज्म जहां एक तरफ न्यू मटेरियल्स का, न्यू टेक्नोलॉजीज को वेलकम करता है, वहीं दूसरी तरफ ये नेचर को भी इंटीग्रेट करता है। मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि वो नेचर का विरोध करे या नेचर के खिलाफ अपने स्ट्रक्चर्स को बनाए या बिल्डिंग्स को बनाए। उसका मतलब है कि हम नए मटेरियल्स को, नई टेक्नोलॉजी को यूज करें, बट नेचर को भी इंटीग्रेट करें। और इसीलिए अगर आप देखोगे कि ये जो बिल्डिंग है इसका नाम है फॉलिंग वाटर। और फॉलिंग वाटर के आर्किटेक्ट कौन थे? फ्रैंक लॉयड राइट। फ्रैंक लॉयड राइट ने इसमें कौन से मटेरियल्स यूज करे? यहाँ पे स्टील है, यहाँ पर आरसीसी है, यहाँ पर ग्लास है, मॉडर्न मटेरियल सारे यूज किए गए। और ये बिल्डिंग किसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है? मॉडर्निज्म के प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। और कैसे इसको बनाया गया कि ये नेचर को डिस्टर्ब नहीं करती। तो आप देख रहे हो इस वाटर बॉडी के ऊपर इसको बनाया गया है, ये डिस्टर्ब नहीं कर रही है नेचर को, नेचर के साथ ब्लेंड हो गई है। तो दिस इज अबाउट द मॉडर्निज्म कि वो नेचर को भी वेलकम करता है, वो अगेंस्ट नहीं है नेचर के। क्लियर? चलिए, तो पहला है आपका सीमलेस ब्लेंडिंग, कि नेचर के साथ, अपनी सराउंडिंग के साथ वो ब्लेंड होगा। राइट? सेकंड, नेचुरल सिस्टम। अब ये क्या करेगा कि जो नेचुरल लाइट है ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड करेगा, वेंटिलेशन आपको ज्यादा से ज्यादा देगा। एंड द लास्ट इज ऑर्गेनिक फ्लो। ऑर्गेनिक फ्लो का मतलब क्या है कि जो भी आपके नेचुरल मटेरियल्स होंगे, ठीक है, और व्यूज होंगे, उनको प्रमोट किया जाएगा। क्लियर? फ्लैट रूफ्स एंड ज्योमेट्रिक फॉर्म्स। क्लियर? ये भी आपका एक फीचर है मॉडर्निज्म का। तो सबसे पहले आपको मेरी राइट हैंड साइड पर एक बिल्डिंग दिख रही होगी, इस बिल्डिंग का नाम है विला सवाई। राइट? अगर हम इसकी बात देखें तो इसकी जो रूफ है दैट इज फ्लैट। फ्लैट रूफ है इसकी, तो सिंपल होगी, फ्लैट होगी। अब ज्योमेट्रिक शेप आपको देखने को मिलता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब क्या आपकी ज्योमेट्रिक शेप्स है। आप क्लीन लाइंस आपको देखने को मिल रही है, क्लियर शेप्स आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो दिस बिल्डिंग हैज बीन डिजाइन बाय आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर। ठीक है, विला सवाई इसका नाम है। एंड द नेक्स्ट फीचर इज लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन। मैंने आपको सिंपली बोला था कि मॉडर्निज्म को याद रखना है, मॉडर्न आर्किटेक्चर को याद रखना है, तो याद रखिए जीरो ऑर्नामेंटेशन। राइट? यहाँ पे दिया है कि लैक ऑफ ऑर्नामेंटेशन, की कोई ऑर्नामेंटेशन नहीं होगा। ये बिल्डिंग देखिए बहुत सिंपल है, ये बिल्डिंग देखिए ग्लास को यूज करके बनाया गया। एंड सेम दिस वन। मॉडर्निज्म आर्किटेक्चर सिर्फ एक स्टाइल नहीं था, बल्कि एक मूवमेंट था। और इस मूवमेंट के अंदर बहुत सारे सब मूवमेंट हुए। अब उन्हीं में से कुछ सब मूवमेंट्स को हम वन बाय वन पढ़ेंगे। और उन सारे मूवमेंट्स को, उन सारे सब मूवमेंट्स को एक ही एपिसोड में क्लियर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इन सारे सब मूवमेंट्स को हम अपनी लाइव क्लासेस में कवर करते हैं। राइट? तो अगर आप नाटा या फिर जेबीएफ पेपर 2 के एग्जाम की प्रिपरेशन को सीरियस होकर कर रहे हो, तो फिर आपको ये सारे सब मूवमेंट्स बहुत डिटेल में पढ़ने होंगे। राइट? आपको डिटेल में समझना पड़ेगा एक एक मूवमेंट को, एक एक सब मूवमेंट को। राइट? तो अगर आप वाकई सीरियस हो तो फिर आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। राइट? क्योंकि ये सब कुछ हम अपना लाइव क्लासेस में बहुत डिटेल में कवर करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि हम किस मेथोडोलॉजी से पढ़ाते हैं, लाइव क्लासेस कैसी होती है, तो उसके लिए आप एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री होती है, इनका कोई भी चार्ज नहीं होता है। डेमो क्लास बुक करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो ssaceinstitute.in, और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना है। और जैसे आप होम टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक टैब ओपन होती है, बुक अ फ्री डेमो क्लास। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। आप इसमें अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हो और अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है? अगर आप कोर्सेज के बारे में भी ज़्यादा जानना चाहते हो कि हम कौन-कौन से कोर्सेज ऑफर करते हैं, तो उसके लिए आप कोर्सेज वाले टैब पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ से आप नाटा एंड जेबीएफ की लाइव कोचिंग के बारे में जानकारी ले सकते हो, या नाटा एंड बीआर की सेल्फ प्रिपरेशन बैच के बारे में जानकारी ले सकते हो। सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाती। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। तो फर्स्ट सब मूवमेंट है हमारा क्यूबिज्म। अब देखिए क्यूबिज्म बेसिकली होता क्या है। क्या क्यूबिज्म का मतलब ये है कि क्यूब 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 बहुत सारे क्यूब्स बना दूं? तो ऐसा नहीं है। राइट? तो क्यूबिज्म का मतलब फिर सर है क्या?
देखो, क्यूबिज्म का मतलब होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फारूक सर का फेस दिख रहा है, राइट, तो आप मुझे कैसे देख रहे हो? फ्रंट से देख रहे हो। लेकिन अगर आप चाहो कि आपको एक ही प्लेन पर, एक ही 2D प्लेन पर मेरा फ्रंट एलिवेशन, लेफ्ट एलिवेशन और राइट एलिवेशन और टॉप व्यू, ये सब आपको एक ही प्लेन पर मिले, तब हम उसको कहेंगे क्यूबिज्म। इसका मतलब देखिए, क्यूबिज्म में क्या होता है बेसिकली कि हम किसी एक ऑब्जेक्ट या एक फिगर को शो करते हैं, पर उसको हम मल्टीपल पर्सपेक्टिव से दिखाते हैं कि अगर मैं इसको फ्रंट से देखूंगा तो ऐसा दिखेगा, लेफ्ट से देखता तो ऐसा दिखता, राइट से दिखता तो ऐसा। तो क्यूबिज्म होता है आपका मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो चलिए, अब हम इसमें बेसिकली करते क्या है, तो देखो, इसमें हम लोग करते हैं ज्योमेट्रिक फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास एक फ्लावर पॉट है, या आपके पास एक मोबाइल फोन है, या कुछ और ऑब्जेक्ट भी आप सोच सकते हो। मैं उस ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा? ब्रेक करूंगा, राइट। अलग अलग फॉर्म्स में ब्रेक करूंगा। मान लीजिए अगर आप मेरे फेस को देख रहे हो, राइट, तो मेरा जो फ्रंट है ये एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, लेफ्ट साइड व्यू है ये एक अलग पर्सपेक्टिव हो गया, राइट। अब जब आप इन तीनों को एक साथ दिखा दो, कोई फ्रंट से तो दिख रहा है, अब मेरे इस लेफ्ट को जब आगे लेके आओ और इस राइट को भी आगे लो, जब ये तीनों व्यूज आपको एक साथ देखने को मिले और टॉप व्यू भी अगर आप देखो, तब हम इसको कहेंगे क्यूबिज्म। मल्टीपल पर्सपेक्टिव जब आप दिखाते हो, राइट। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, मल्टीपल पर्सपेक्टिव साइमल्टेनियसली हम दिखाते हैं, एंड क्रॉस डिसिप्लिन इम्पैक्ट। ठीक है। अब ऐसा नहीं था कि ये क्यूबिज्म की आर्किटेक्चर का कोई मूवमेंट है, बेसिकली ये आर्ट का एक मूवमेंट था, बट इसकी वजह से मॉडर्निज्म पर, मॉडर्न आर्किटेक्चर पर काफी सारे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिले। अब आर्टिस्ट की बात करें तो पैब्लो पिकासो, जॉर्ज ब्राक, जुआन ग्रीस, फर्नांड लेजर, ये कुछ ऐसे फेमस नाम हैं जिन्होंने क्यूबिज्म पे बहुत सारा काम किया। सररियलिज्म, सररियलिज्म एक ऐसा मूवमेंट जिसने लॉजिक को रिजेक्ट किया। अब देखिए, सुनने में बहुत आपको अजीब सा लग रहा होगा कि फारूक सर क्या बोल रहे हैं कि लॉजिक को ही रिजेक्ट कर दिया। जहां एक तरफ सर ने कहा कि इसमें लॉजिक के ऊपर बनेगा बिल्डिंग, उसका फॉर्म लॉजिक के ऊपर आएगा, तो ये जो सररियलिज्म है, इसमें ऐसा हम क्यों पढ़ रहे हैं कि लॉजिक को रिजेक्ट कर रहे हैं? तो देखिए, इसके लिए हमें इसको थोड़ा-सा डेप्थ में समझना पड़ेगा कि इस सब मूवमेंट के अंदर हो क्या रहा था। बेसिकली हुआ ये कि जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लोगों का इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से भरोसा ही उठ गया। उनको ऐसा लगने लगा कि अगर लॉजिक से लोग मर जाते हैं, लॉजिक की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इस तरह की चीजें होती हैं, लोगों की जान जाती है, तो फिर हम लॉजिक को ही रिजेक्ट करेंगे। तब आर्टिस्ट ने लॉजिक को रिजेक्ट करना स्टार्ट किया, और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिस मूवमेंट में ड्रीम्स के बारे में बात होती है। इनका ऐसा मानना था आर्टिस्ट का कि जो आर्ट है वो बेसिकली रियलिटी को दिखाती है। अगर हम अपने सपनों को एक्सप्रेस करें कि हमारे जो सपने हैं, जो रियल नहीं है, बट अगर वो रियल हो जाए तो इन्होंने ड्रीम्स, डिजायर्स, अनकॉन्शियस माइंड और इररेशनल कॉन्सेप्ट को दिखाया अपने आर्ट के थ्रू। क्लियर? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सररियलिज्म के। क्लियर? अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको पता है, यू ऑलरेडी नो कि दे आर नॉट रियल थिंग्स। क्लियर? तो ये क्या है? ड्रीम लाइक इमेजिनरी है। तो ये बेसिकली क्या है? ये ड्रीम लाइक इमेजरी है, यानी कि आप कुछ भी सोचो जो इलॉजिकल हो, राइट, इरेशनल हो, उसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, चलेगा। क्लियर? सो दिस इज योर सररियलिज्म। और अब एक ऐसा सब मूवमेंट जिसने पूरी दुनिया की सोच को बदल कर रख दिया, डाडाइज्म। डाडाइज्म बेसिकली था क्या? ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने सोचने का एक नया नजरिया दिया, जिसने सबकी सोच को बदला। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जब बहुत सारे लोग मारे गए और लाखों की तादाद में लोग कत्ल हो गए, मर गए, उसके बाद लोगों में, स्पेशली आर्टिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा था। आर्टिस्ट ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इसका विरोध करना स्टार्ट किया कि अगर ऐसा ही लॉजिक है, अगर ऐसा ही सेंस है,
तो आर्ट भी सेंसलेस है। इसका मतलब है कि उन्होंने ऐसा कहा कि हर कंट्री नेशनलिज्म के ऊपर लड़ाई लड़ रही थी। हर कोई बोल रहा था, हर एक कंट्री ये बोल रही थी कि मैं बेस्ट हूँ या वो बेस्ट नहीं है, हम बेस्ट हैं, राइट? तो आर्टिस्ट का ऐसा मानना था कि अगर दुनिया के जितने भी देश हैं, अगर सब अपने आप को बेस्ट कहेंगे और एक दूसरे को पावर दिखाने के चक्कर में अगर वो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देंगे कि हम तुमसे ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी कंट्री को ले लें, अगर हम ये दिखाने की कोशिश में कि हम उनसे ज़्यादा बेहतर हैं या वो हमसे कम है, इस सोच की वजह से अगर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो क्या ये सही है? इसी का विरोध हुआ आपके डाडाइज्म में। क्लियर? तो ये एक अवांत-गार्डी मूवमेंट था और इसमें वॉर्स का बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर विरोध किया गया और ऐसा भी हुआ जब आर्ट ऐसा भी हुआ जब आर्टिस्ट ने एक यूरिनल को एक आर्ट गैलरी में रख दिया और उन्होंने बताया कि वॉर और नेशनलिज्म इस तरह की चीजें जब सेंसलेस हो सकती है तो फिर आर्ट भी सेंसलेस हो सकती है। सो बेसिकली इट वाज अ एंटी वॉर रिस्पॉन्स। तो डाडाइज्म वाज अ एंटी वॉर रिस्पॉन्स। क्लियर? अब मॉडर्निज्म आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मूवमेंट जिसका नाम है बाउ हाउस मूवमेंट और ये 1919 में स्टार्ट हुआ एंड 1933 में खत्म हुआ। क्लियर? अगर हम बाउहाउस मूवमेंट की बात करें तो ये एक मूवमेंट भी था और एक स्कूल का नाम भी बाउहाउस। तो जब भी आप बाउहाउस मूवमेंट सर्च करोगे तो ये स्कूल आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस बाउहाउस मूवमेंट के प्रिंसिपल्स को, आइडियोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा। तो अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको एक्सप्लेन करूं तो मॉडर्निज्म के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, लेस इज मोर, लेस इज मोर, इसको ये सपोर्ट करते हैं। सेकंड, नो ऑर्नामेंटेशन, कि कोई भी आलतू फालतू का कोई भी ऑर्नामेंटेशन ना किया जाए। बस इन्हीं दो प्रिंसिपल पर बेस्ड था पूरा बाउहाउस मूवमेंट। क्लियर? अगर हम एक आर्किटेक्ट की बात करें जिन्होंने इस मूवमेंट में जो पायनियर रहे, इसको सपोर्ट किया, वॉल्टर ग्रुपियस। क्लियर? अब ये जो स्कूल मैंने आपको दिखाया बाउहाउस स्कूल, तो इसी स्कूल को बनाने वाले आर्किटेक्ट का नाम है वॉल्टर ग्रुपियस। क्लियर? अब ये है कहां पर? ये स्कूल है आपका जर्मनी में। ठीक है? तो इनकी जो फिलॉसफी थी बस यही थी कि नो ऑर्नामेंटेशन एंड लेस इज मोर, कि अगर आप कुछ बना रहे हो तो वो उसका जो शेप है, उसका जो फॉर्म है, उसके फंक्शन से निकल कर आना चाहिए, उसके पर्पस से निकल कर आना चाहिए। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इसके जो डिजाइन प्रिंसिपल्स थे, उनमें से एक था फॉर्म फॉलोज फंक्शन, क्लीन लाइंस, सिंपल लाइंस एंड प्रैक्टिकल फंक्शनैलिटी एंड जीरो ऑर्नामेंटेशन। क्लियर? तो ये आप याद रखोगे कि बाउहाउस मूवमेंट के क्या प्रिंसिपल्स थे। और इसी तरह का एक और सब मूवमेंट जिसका नाम है इंटरनेशनल स्टाइल, जो 1920 से 1940 तक रहा। यहाँ पर मैंने कुछ ग्राउंड फ्लोर प्लान ऐड किया है, राइट? तो ये ग्राउंड फ्लोर प्लान आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टाइल के बारे में। तो इंटरनेशनल स्टाइल बेसिकली क्या था कि आप स्टील फ्रेमवर्क्स को यूज कर सकते हो, ग्लास की कर्टेन वॉल्स आप यूज कर सकते हो और जो भी कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो लाइट वेट कंस्ट्रक्शन वो होना चाहिए। डिजाइन फिलोसफी की बात करें तो सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स आप यूज करोगे एंड नो ऑर्नामेंटेशन। क्लियर? अगर इसकी पायनियर्स की बात करें तो लकॉबूजिए, मीज वान डे रोहे जिन्होंने कहा लेस इज मोर एंड वॉल्टर ग्रुपियस जिन्होंने बाउहाउस स्कूल को बनवाया था। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब मूवमेंट जिसका नाम है ब्रूटलिज्म, राइट? अगर हम इस वर्ड को देखें ब्रूटलिज्म, तो आर्किटेक्चर में इसका क्या मतलब है? तो आर्किटेक्चर में इसका मतलब है कि जब आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो, आप कोई भी बिल्डिंग बनाते हो, तो आप उसमें जो रॉ मटेरियल है, उसको ऐसे ही आप उसको एक्सपोज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये स्ट्रक्चर कंक्रीट का बना है, तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब एक मटेरियल को यूज़ करो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंक्रीट को बहुत ज़्यादा यूज़ करो और उसको आप कवर ना करो किसी अदर मटेरियल से, या फिर आप ब्रिक यूज़ कर रहे हो, राइट? तो आप उसको क्या करो,
एक्सपोज करके रखो, आप उसको कवर नहीं कर रहे हो। तो इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या है, कंक्रीट का यूज किया गया, रॉ मटेरियल है, और आपने क्या किया, उसको एक्सपोज रहने दिया है। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड ब्रूटलिज्म। जब उसका आप रियल फेस, रियल जो उसका टेक्सचर है, जब आप उसको हाइड नहीं करते हो, दैट इज योर ब्रूटलिज्म। क्लियर? तो इसको हम लोग, तो इस स्टाइल को हम ऑनेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसकी बात करें, जो भी मटेरियल होगा आप उसको सिंपली वो जिस टेक्सचर में है उसी में वो आपको देखने को मिलता है। आप ब्रिक यूज कर सकते हो, ग्लास, स्टील, कोई भी मटेरियल को ब्रूटलिज्म में यूज किया जा सकता है। बट अगर मैं आपको एक थॉट वे में, एक सिंपल वर्ड में समझाऊं कि ब्रूटलिज्म क्या है, कि अगर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो और उसमें ज्यादातर पार्ट आपका कंक्रीट का बना हुआ है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, एंड जो मटेरियल है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे आपने उसको कवर नहीं करा पूरा किसी मटेरियल से, दैट इज ब्रूटलिज्म। अगर मैं चंडीगढ़ की कुछ बिल्डिंग्स बताऊं, राइट, अगर आपने देखा हो असेंबली वाला जो बिल्डिंग है, दैट इज ब्रूटलिज्म, राइट। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो रॉ मटेरियल आपको दिख रहा है, अब कुछ ऐसे आर्किटेक्ट्स जो इस स्टाइल के लिए बहुत फेमस थे, ब्रूटलिज्म के लिए बहुत फेमस थे, जिनको हम मास्टर्स ऑफ ब्रूटलिज्म के नाम से जानते हैं। आर्किटेक्ट Le Corbusier, पॉल एंड मार्सेल, एंड आर्किटेक्ट एलिसन एंड पीटर स्मिथसन। मॉडर्निज्म मूवमेंट के साथ साथ एक और सब मॉडर्निज्म मूवमेंट चल रहा था जिसका नाम है द स्टाइल, राइट। क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है तो हम इसको द स्टाइल ही प्रोनाउंस करेंगे, राइट। तो इस डी, इसका मतलब है द, और इसका मतलब है स्टाइल। क्लियर? अब देखिए, अगर हम द स्टाइल मूवमेंट की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया है। इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा कि ये एक चेयर है, राइट। अब इस चेयर में क्या आपको कोई भी कर्व दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, राइट। तो हमने क्या देखा कि इस चेयर में जितना भी हमें दिख रहा है, या तो वो हॉरिजेंटल लाइंस है या फिर वो वर्टिकल लाइंस। तो हमने क्या देखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हॉरिजेंटल लाइंस हमें देखने को मिलती है प्लस वर्टिकल लाइंस हमें देखने को मिलती है। क्लियर? अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की। इस एग्जाम्पल में हमें क्या देखने को मिलता है? इस एग्जाम्पल में भी हमें वर्टिकल लाइंस एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस देखने को मिलती है, राइट। अब अगर इन दोनों को मैं लेकर बात करूं तो हमें एक चीज और देखने को मिलती है, दैट इज प्राइमरी कलर, येलो, रेड एंड ब्लू। अब मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें भी मुझे केवल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ही देखने को मिलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस प्लस प्राइमरी कलर्स प्लस ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे कलर्स, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये ट्रेट्स हैं आपके द स्टाइल मूवमेंट के। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन सिंप्लिसिटी, कि जितना हो सके ऑब्जेक्ट्स को सिंप्लीफाई करिए। स्ट्रेट लाइंस का आप यूज करो, राइट एंगल्स को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करो। प्राइमरी कलर्स आपको देखने को मिलते हैं येलो, रेड एंड ब्लू। यार काफी लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने उनके लिए एक टेक्निक बनाया था, YRP, यार, राइट। तो इससे आप याद कर सकते हो इसको। एंड ब्लैक, व्हाइट एंड ग्रे भी आपको देखने को मिलता है। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाइल मूवमेंट। अब हम बात करेंगे आर्ट डिको के बारे में, राइट। अब देखिए, आर्ट डिको बेसिकली है क्या? तो आर्ट का मतलब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, कला, राइट। ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, आप सब ऑलरेडी जानते हो। डेको को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। डेको मीन्स डेकोरेटिव। क्लियर? अब ये जो डेको है बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड से है, डेकोरेटिव से। तो आर्ट डेको का मतलब है डेकोरेटिव आर्ट। क्लियर? अब यहाँ पर अगर हमने पढ़ लिया है डेको यानी कि डेकोरेटिव, लेकिन मॉडर्निज्म में तो जीरो ऑर्नामेंटेशन है। तो जहां फारूक सर आप एक तरफ कहते हो कि मॉडर्निज्म में जीरो ऑर्नामेंटेशन है, वहीं आप दूसरी तरफ कहते हो कि यहाँ पे डेकोरेशन होगी। तो देखो, ये बेसिकली एक ऐसा टाइम था, एक ऐसा मूवमेंट था आर्ट डिको, जब मॉडर्निज्म का स्टार्टिंग वाला पीरियड था, इनिशियल वाला। तो यस, इट
वॉज पार्शियली अ पार्ट ऑफ मॉडर्निज्म, बट कोर मॉडर्निज्म का पार्ट ये नहीं था। क्लियर? इसलिए आपको देखने को मिलेगा कि मॉडर्न मटेरियल्स यहाँ पर यूज किए गए, ग्लास, स्टील, वुड, ब्रिक्स, सारे मटेरियल्स यहाँ पे मॉडर्न मटेरियल्स यूज किए गए। बिल्डिंग सिंपल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं इस बिल्डिंग के बारे में बात करूं तो इसका नाम है क्राइसलर बिल्डिंग, लेकिन आप इसके टॉप पे देखोगे कर्व शेप हमें देखने को मिलते हैं, जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का फीचर नहीं है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि दिस इज आर्ट डेको मूवमेंट। क्लियर? इसमें थोड़ा सा आपको लग्जरी देखने को मिलती है, बट कंट्रोल्ड एक लिमिटेशंस के साथ में। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्ट डेको। तो जितना भी आपके प्रीमियम मटेरियल्स होंगे, एल्यूमिनियम, लैकआउट फिनिश, ये सब इसमें यूज किए जाते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडर्न आर्किटेक्चर में यूज होने वाले मटेरियल्स के बारे में। तो ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। स्टील यूज करते हैं, वुड हम यूज करते हैं, ग्लास का यूज भी हमें देखने को मिलता है, एंड फाइनली द कंक्रीट, जिसका सबसे ज्यादा यूज हमें आज के बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे उन आर्किटेक्ट्स के बारे में जिन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर पर बहुत काम किया, वो पायनियर रहे, और जिन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए अपनी जान लगा दी, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू प्रिंसिपल्स उन्होंने हमें दिए। उन्हीं में से एक है आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर, राइट? और इनकी जो पिक्चर है उसको भी आप याद करिए, इनको भी स्केच करिए, आपको पता होना चाहिए। आप एक आर्किटेक्ट बनने जा रहे हो, कम से कम आपको पता होना चाहिए। आज भी मैं 50 से ज्यादा ऐसे आर्किटेक्ट, ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो बैचलर पास आउट कर चुके हैं, बैचलर्स कंप्लीट कर लिया है, आर्किटेक्ट भी बन चुके हैं। मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर मैं उनको ये फोटो दिखा दूं तो उनको पहचानने में बड़ी दिक्कत है, जानते ही नहीं है कि आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर कौन है। बैचलर्स कंप्लीट हो गया। तो इसलिए आई एम सेइंग कि जब भी आप आर्किटेक्ट के बारे में पढ़ते हो, उनकी फोटो को आप स्केच करो। आपको पता रहे कि अगर वो फोटो कभी एग्जाम में आए या कोई आपसे पूछे तो आपको पता हो एटलीस्ट। 10-15 आर्किटेक्ट्स के फोटो तो आपको स्केच करने पड़ेंगे ना, ताकि आप जानो कि आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर कौन है, चार्ल्स कोरिया कौन है, डीवी दोषी कौन है, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ज़ादी कौन है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो हम बात करेंगे इनके द्वारा दिए गए 5 पॉइंट्स के बारे में, जिनको हम 5 पॉइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर कहते हैं। और इनकी ये बिल्डिंग है विला सवाई, ये मॉडर्निज्म का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो इनके 5 पॉइंट्स में पहला जो पॉइंट है दैट इज पिलॉटीज। पिलॉटीज का मतलब बेसिकली क्या है? ये पिलर्स, क्लियर? कि पिलर्स यूज करो, कॉलम्स यूज करो, पूरा वॉल मत बनाओ, पिलर्स को यूज करो, पिलॉटीज को, ताकि बिल्डिंग में एलिवेटेड स्ट्रक्चर वाली फीलिंग आए। सेकेंड है आपका फ्लैट रूफ, कि आप जो भी रूफ बना रहे हो उसको फ्लैट बनाओ, ताकि ऊपर भी हम उसको कुछ बना सके, राइट? अगर मैंने इसको कर्व शेप कर दिया तो क्या मैं इसको ऊपर यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको फ्लैट बनाऊँ तो ऊपर भी मैं एक स्टोरी बना सकता हूँ, उसको यूज कर सकते हैं। थर्ड, ओपन फ्लोर प्लान, कि इनके अंदर, प्लान के अंदर ओपन फ्लोर रखो, वॉल्स मत बनाओ। वॉल से ही अगर सारे स्पेस को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, पूरा फिल कर दोगे, फिर क्या बचेगा? हॉरिजेंटल रिबन विंडोज, जो इसके विंडोज है हॉरिजेंटल रिबन टाइप है, राइट? एंड फ्री फसाड, कि जो बिल्डिंग का फसाड है दैट शुड बी फ्री, अपने हिसाब से बाद में डिजाइन कर सकते हो। ऑर्नामेंटेशन उसको ऊपर इम्पोज मत कर दो। सो दीज आर द 5 पॉइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर। और ये कौन सी बिल्डिंग है? विला सवाई, बाय आर्किटेक्ट ले कॉर्बूसियर। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द अनदर आर्किटेक्ट। अब हम बात करेंगे एक ऐसे आर्किटेक्ट के बारे में जिन्होंने कहा लेस इज मोर, मीज वान दे रोहे, राइट? तो लेस इज मोर किसने दिया है आपको? मीज वान दे रो ने। क्लियर? ई इनका साइलेंट रहेगा तो मीज वान दे रो। क्लियर? अब इनकी एक बिल्डिंग है जिसका नाम है फार्न्सवर्थ हाउस। क्लियर? तो ये सिंपल सा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, दिस इज फार्न्सवर्थ हाउस। ठीक है? आर्किटेक्ट की फोटो स्केच करेंगे, मीज वान दे रोहे। सेकेंड, फार्न्सवर्थ हाउस कैसा डिजाइन है? मिनिमलिस्ट। सेकेंड, टोटल ट्रांसपेरेंसी है, ग्लास वॉल्स को यूज किया गया है। दिस इज फार्न्सवर्थ हाउस बाय मीज वान दे रो। क्लियर? बिल्डिंग्स को अच्छे से याद कर ली, ये वाली बिल्डिंग एग्जाम में आ सकती है, अच्छे से याद कर लीजिए इसको। लुईस सलिवन, जिन्होंने कहा फॉर्म फॉलोज फंक्शन, एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि फॉर्म फॉलोज फंक्शन किसने दिया? लुईस सलिवन ने। क्लियर? याद रखेंगे लुईस सलिवन ने क्या कहा? फॉर्म फॉलोज फंक्शन। इसके साथ ही इनको फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए इनके कुछ प्रिंसिपल, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस था फॉर्म फॉलोज
फंक्शन। इसको ऑलरेडी हम काफ़ी एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर हम इनके कुछ लैंडमार्क्स बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो वेनराइट बिल्डिंग, गारंटी बिल्डिंग, कुछ और बहुत सारी बिल्डिंग्स है, राइट। तो एक ही एपिसोड में सारे बिल्डिंग्स को कवर कर पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हो और अपनी फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब लुइस सलिवान के द्वारा डिजाइन की गई एक और बिल्डिंग को हम देखेंगे और इस बिल्डिंग का नाम है ऑडिटोरियम बिल्डिंग। क्या नाम है? ऑडिटोरियम बिल्डिंग। कहाँ पर है? शिकागो में ये लोकेटेड है। अब लुइस सलिवान के साथ में उनके एक और फ्रेंड थे जिनका नाम था एडलर। क्लियर? तो दोनों ने मिलकर इस बिल्डिंग को डिजाइन किया। तो बिल्डिंग का ये एक सेक्शन है और ये बिल्डिंग का एक व्यू है। क्लियर? तो याद रखेंगे स्टील फ्रेम्स का इसमें यूज किया गया है। शिकागो में ये बिल्डिंग है और ये एक मिक्स्ड यूज इनोवेशन है, यानी कि यहाँ पर आपको थिएटर, होटल, ऑफिस एक ही स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। थिएटर, होटल और आपका ऑफिस, यानी कि यहीं पर रहिए और यहीं पर कमाइए। लुइस सलिवन की एक और बिल्डिंग जिसको हम कहते हैं प्रूडेंशियल बिल्डिंग, राइट। इसको गारंटी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं। इसको लुइस सलिवन और एडलर दोनों ने मिलकर इसको डिजाइन किया। सो दिस इज प्रूडेंशियल बिल्डिंग जिसको हम गारंटी बिल्डिंग के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसके कुछ पास से लिए गए फोटोज हैं जो मैंने अटैच किया है ताकि आप बिल्डिंग को एग्जाम में इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ, राइट। स्टील फ्रेम्स का यूज किया है इन्होंने जो कि एक मॉडर्न मटेरियल है और फसाड में आपको टेराकोटा देखने को मिलता है। टेराकोटा टाइल्स का इसमें यूज किया गया है। अब हम बात करेंगे एक और आर्किटेक्ट के बारे में जो अपनी एक बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और इस बिल्डिंग को आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। तो इस बिल्डिंग का नाम है फॉलिंग वाटर। फॉलिंग वाटर को डिजाइन किया है आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट ने। क्लियर? अब ये जो बिल्डिंग है बेसिकली ये नेचर के साथ ब्लेंड होती है। अब इसमें आप देखोगे कि नीचे क्या है, एक वाटर बॉडी है। तो ये इस वाटर बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करती है, राइट। नेचर के साथ ही ब्लेंड होके, और यही मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट भी था। अब ये बेसिकली फॉल होता है आपका ऑर्गेनिक आर्किटेक्चर के अंदर, ठीक है। तो बिल्डिंग ऐसा लगना चाहिए कि वो नेचर से बेसिकली ग्रो कर रही है, ऐसा नहीं कि वो नेचर पे हमने इसको इम्पोज कर दिया है। अब इनके सिग्नेचर वर्क्स के बारे में बात करें तो फॉलिंग वाटर, सेकंड गगनहाइम म्यूजियम, राइट। दिस इज गगनहाइम म्यूजियम। इसको बेसिकली स्पाइरल शेप में ऐसे डिजाइन किया गया है और इसमें रैंप बने हुए हैं। तो इसमें स्टेप्स नहीं बने हुए हैं कि आपको चढ़ना पड़े, इसमें रैंप है। बेसिकली इट इज अ म्यूजियम। एंड थर्ड इज रॉबी हाउस। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज रॉबी हाउस। अब हम फ्रैंक लॉयड राइट के 3 ऐसे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और इसके साथ में मॉडर्न आर्किटेक्चर का बहुत ही बेहतरीन उम्दा एग्जाम्पल है, राइट। तो फर्स्ट है आपका फॉलिंग वाटर। क्लियर? अब इस बिल्डिंग को आप देख रहे हो क्योंकि वाटर जो है फॉल हो रहा है, तो वाटरफॉल के ऊपर बनी है, इसलिए इसका नाम है फॉलिंग वाटर। क्लियर? अब ये आप देखोगे कि इस बिल्डिंग का डिजाइन कैसा है, कैंटिलीवर्ड है, राइट। यानी कि इसकी जो टेरेस है वो क्या है, कैंटिलीवर्ड है, कि एक साइड से सपोर्टेड है और दूसरे साइड से वो सपोर्टेड नहीं है। तो याद रखेंगे कैंटिलीवर्ड टेरेस यूज किया गया है वाटरफॉल के ऊपर। अब मटेरियल्स कौन कौन सी, तो इजीली लोकल मटेरियल से, जैसे स्टोन है आपका, स्टोन के साथ में इन्होंने कंक्रीट भी यूज किया। सेकेंड इज विंसलो हाउस। विंसलो हाउस बेसिकली क्या है, ये इलिनॉय में लोकेटेड है। कहाँ पर है? इलिनॉय, ठीक है। अब दिस इज वेरी सिंपल, ऑलरेडी आपको दिख रहा है। सो दिस इज विंसलो हाउस। एंड थर्ड इज रॉबी हाउस, राइट। रॉबी हाउस में आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं एंड इट इज लोकेटेड इन शिकागो। इन 3 बिल्डिंग्स को आप बहुत अच्छे से याद करोगे। रॉबी हाउस बाय फ्रैंक लॉयड राइट, विंसलो हाउस बाय फ्रैंक लॉयड राइट एंड फॉलिंग वाटर बाय फ्रैंक लॉयड राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड। आई होप कि आप सबको आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आज के इस एपिसोड में हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा और इस एपिसोड के थ्रू हमने पूरी कोशिश की कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में सब कुछ बता सके। लेकिन इस एक ही एपिसोड में आपको बहुत सारी डिटेल में बता पाना, इससे ज़्यादा डिटेल में बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो अगर आप नाटा एंड जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ये समझते हो कि केवल इन्हीं वीडियोस को देखकर आप एग्जाम को टॉप कर सकते हो, तो लेट मी करेक्ट यू कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप इन वीडियोस को देखकर एग्जाम को क्वालिफाई तो कर सकते हो, लेकिन आप एक टॉप आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं पा सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्ट्रक्चर्ड वे में प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो एसएसएसी, क्योंकि एसएसएसी यानी कि स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी में हम बहुत डिटेल तरीके से पढ़ाते हैं। और क्योंकि ये एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, इसका मतलब है कि आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से अपने घर पर बैठे हुए नाटा एंड जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो। अब क्योंकि हमारी टाइमिंग्स 8 पीएम टू 10 पीएम होती है, इसका मतलब है कि आप अपने एकेडमिक के साथ-साथ नाटा एंड जेबीएफ पेपर 2 की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हो। इसके साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हो कि हम अपने क्लासेस में कैसा पढ़ाते हैं, हमारी लाइव क्लासेस में हमारी मेथोडोलॉजी क्या होती है, हम कितना डिटेल में कवर करते हैं, तो उसके लिए आप जॉइन कर सकते हो एक फ्री डेमो क्लास। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी जो डेमो क्लासेस है बिल्कुल फ्री होती है, हम इनका कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से बुक कर लीजिए अपने लिए डेमो क्लास। अब डेमो क्लास बुक करने का क्या तरीका है, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए एक फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। और डेमो क्लास बुक करने का दूसरा तरीका है हमारी वेबसाइट। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो, हमारी वेबसाइट है ssaceinstitute.in। और जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाते हो, आपको होम टैब पर क्लिक करना होगा। और जब आप होम टैब पर क्लिक करते हो तो बॉटम में आपको एक येलो कलर में बुक अ फ्री डेमो क्लास के नाम से एक टैब देखने को मिलता है। और जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करते हो, आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाती है। बस अब करना आपको ये है कि आपको अपने पर्सनल डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर फिल करनी है। और जैसे ही आपके डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर फिल करते हो, तो आपके लिए बुक हो जाती है एक फ्री डेमो क्लास। अब क्योंकि ये डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है, तो फिर देर किस बात की, जल्दी से फोन उठाइए या फिर लैपटॉप उठाइए और बुक कर दीजिए अपने लिए फ्री डेमो क्लास। और आज के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फारूक सर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।